गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग सर। स्वागत है जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन में। थैंक यू सर। आज हम लोग का 3 चैप्टर आगे गुरुत्वाकर्षण, सरल आवर्त गति और वृत्तीय गति है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल एक कैसा बल है? क्षीण बल है, सबसे कमजोर बल है। अगर पूछा जाए सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल, सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल। अगला क्वेश्चन बताइए, बड़ी जी का खोज किसने किया है? तो किसने किया है? हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश ने बड़ी जी का खोज किया है। बड़ी जी कहे तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक हेनरी कैवेंडिश ने किया। हेनरी बैकुलर ने क्या खोज किया था? तो रेडियो धार्मिकता की खोज किया था। ठीक है, रेडियो धार्मिकता की खोज किया था हेनरी बैकुलर ने। लेकिन बड़ी जी का खोज, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का खोज किसने किया? तो हेनरी कैवेंडिश ने। बड़ी जी का मान कितना होता है? 6.67 ठीक है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होता है देखते हैं। अगर दो अलग अलग द्रव्यमान के वस्तु का द्रव्यमान m1 और m2 हो और एक दूसरे से r दूरी पर हो, तो उनके बीच लगने वाला बल जो होगा वो क्या होगा? तो द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। लाइन समझ में आ गया? तो ये क्या हो जाएगा सर? F इक्वल टू GM1 इंटू M2 बाय R स्क्वायर। इसी को लाइन में लिखा गया है कि वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा। यहाँ तक क्लियर है? तो F इक्वल टू क्या हो गया? GM1 इंटू M2 बाय R स्क्वायर। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी। बड़ी जी का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। बताइएगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम पूरे ब्रह्मांड में मान्य है या नहीं? इसका पूरे ब्रह्मांड में मान्य है। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का सर। ठीक है, दो अलग अलग वस्तु के द्रव्यमान को अगर 2 गुना कर दिया जाए, किसको कर दिया जाए? द्रव्यमान को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो उनके बीच के दूरी को आधा कर दिया जाए, तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा? उनके बीच लगने वाले बल क्या होगा? 16 गुना हो जाएगा। क्योंकि आधा कर रहे हैं तो 1/2 कर रहे हैं ना। 1/2 मतलब क्या हो गया? 1/4। और 4 कहाँ चल जाएगा? ऊपर। और उधर से भी 2 था, बढ़ाए थे, तो 2 2 4 हो गया। तो 4 गुना 4 कितना हो गया? 16। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन, दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी पर रहे तो उसे कौन सा बल कहते हैं? गुरुत्व बल। दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी पर रहे उसे गुरुत्व बल। और किसी भी 2 वस्तु के बीच लगने वाला आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। और वही 2 वस्तु में से एक पृथ्वी रहे तो गुरुत्व बल। कौन सा बल का मान पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता है? गुरुत्वाकर्षण बल का मान नहीं बदलता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ी जी का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं बदलता है। लेकिन कौन सा बल का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है? छोटी जी गुरुत्वाकर्षण का मान जो होता है, बड़ी जी का मान पूरे ब्रह्मांड में समान होता है, ठीक है, कहीं बदलता नहीं। लेकिन छोटी जी का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। तो बड़ी जी का मान कितना है सर? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो छोटी जी का मान 9.8 पूरा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण है ना। तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बड़ी जी क्या है? सदिश या अदिश? अदिश राशि है। बड़ी जी कौन सा राशि है? अदिश राशि। वही छोटी जी कौन सा राशि है? तो सदिश राशि। सबसे कमजोर बल
गुरुत्वाकर्षण बल। दो द्रव्यमानों युक्त वस्तु के बीच लगने वाला बल को गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल केवल कौन सा बल है? केवल आकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल है। निर्वात में अलग अलग द्रव्यमान के वस्तु को गिराने पर दोनों में से कौन गिरेगा? पहले एक साथ गिरेगा। निर्वात में अलग अलग द्रव्यमान के वस्तु को गिराने पर दोनों एक साथ गिरेगी, लेकिन वही हवा में अलग अलग गिराने पर भारी वस्तु पहले गिरेगा और हल्का वस्तु बाद में। जब भी कुछ नहीं बोली, ठीक है, बोल दे कि अलग अलग द्रव्यमान के वस्तु को गिराने में दोनों मतलब दोनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दोनों पहले गिरेगा, कौन पहले गिरेगा या एक साथ गिरेगा। जब भी कुछ नहीं दे हवा या निर्वात तो उसको निर्वात ही मानेंगे। क्या मानेंगे? निर्वात। लेकिन अगर हवा बोल दे तो हवा मानेंगे। ठीक है, अगर नहीं बोलेगा तो क्या मानेंगे? और उस स्थिति में क्या होगा? दोनों एक साथ गिरेगा, दोनों एक साथ गिरेगा। और हवा में बोलेगा तो भारी वाला पहले गिरेगा। गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? ठीक है, द्रव्यमान और त्रिज्या पर। ये अगर ऑप्शन में रहे ऊंचाई तो ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य। सर गुरुत्वाकर्षण का नहीं, ऊंचाई से कोई अगर छोटा जी रहेगा तो बढ़ सकता है, तो बढ़ सकता है। अब देखिए लिखा है गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य ऊंचाई पर निर्भर करता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य ऊंचाई पर निर्भर करता है। अब ये कैसे निकालेंगे सर कि ये करता है या नहीं? ठीक है, तो अगर हम किसी भी वस्तु को लें, ठीक है, उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, तो दूरी जब लगेगा तो दो वस्तु के बीच में तो दूरी तो उसका हाइट को दूरी में माप सकते हैं। ठीक है, दूरी को तो हाइट ले सकते हैं ना। अगर हम यहाँ से और बोले कि 10 किलोमीटर दूरी पर है तो उसका हाइट 10 किलोमीटर नहीं हो गया, तो ऊंचाई पर निर्भर करेगा। ठीक है, चलिए वही चीज क्वेश्चन में आ गया है। अगर किसी ग्रह के द्रव्यमान को स्थिर रखते हुए ग्रह की त्रिज्या में 2% का वृद्धि कर दिया जाए तो गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा? कमी होगी सर, 4%। 4% की कमी होगी। तो ये किस पर बनाना है हम लोग को? छोटी जी बराबर क्या होता है? gm/r²। gm/r²। तो r कहाँ है? नीचे है ना, तो नीचे है तो वो क्या कर रहे हैं? 2% की वृद्धि कर रहे हैं, 2% की वृद्धि। अगर त्रिज्या बढ़ेगा तो गुरुत्व त्वरण का मान घटेगा, तो इसीलिए यहाँ 4% की कमी हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए बताइएगा जी के मान में परिवर्तन। ठीक है, अगर ग्रह का द्रव्यमान m है और त्रिज्या r है तथा ग्रह की सतह से ऊंचाई h पर m द्रव्यमान के वस्तु है तो h ऊंचाई पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा? ये स्टेटमेंट था, आपको बताना है। ठीक है, क्या? छोटा जी पूछ लेना। हाँ सर, छोटा जी के मान में परिवर्तन। पहला स्टेटमेंट क्या है? केस 1 में जब पृथ्वी के सतह से ऊंचाई के कारण, ठीक है, जब ऊंचाई क्या बोले नहीं, उसका सिर्फ आपको बता देना है कि क्या होगा। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ेगा जी पर। ठीक है, हम बता रहे हैं अगर ग्रह का द्रव्यमान m है और त्रिज्या r है, ग्रह के सतह से h ऊंचाई पर m द्रव्यमान के वस्तु है तो h ऊंचाई पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा? पृथ्वी के क्या होगा? पृथ्वी के सतह से ऊंचाई बढ़ाने पर गुरुत्व त्वरण का मान घट जाएगा। सिर्फ यही दिमाग में बैठाना, बाकी क्या लिखा है वो चीज नहीं। सब में फार्मूला तो छोटे जी का क्या बताए? gm/r²। जब उसका ऊंचाई बढ़ेगा तो जी का मान क्या होगा? घटेगा, क्योंकि r+h होगा। r+h का स्क्वायर करेंगे तो ये बढ़ेगा तो वो घट जाएगा। तो पृथ्वी के सतह से ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्व त्वरण का मान घटेगा। पृथ्वी के सतह से गहराई में जाने पर गुरुत्व त्वरण का मान घटेगा। तो अभी क्या होगा? घटेगा। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व त्वरण का मान, केंद्र पर गुरुत्व त्वरण का मान शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। तो 3 देखें हम लोग, क्या देखें कि गुरुत्व त्वरण, पहला क्या देखें? पृथ्वी के सतह से अगर ऊंचाई बढ़ेगा तो गुरुत्व त्वरण का मान घटेगा, गहराई में भी जाएगा तो घटेगा, केंद्र पर शून्य होगा।
चलिए बताइएगा, ध्रुव पर गुरुत्व त्वरण का मान विषुवत रेखा के तुलना में क्या होता है? विश्व अधिक होता है। ध्रुव पर जो होता है गुरुत्व त्वरण का मान विषुवत रेखा से क्या होता है? अधिक होता है। तो आप बताइएगा कि ध्रुव पर अधिक होता है विषुवत रेखा की तुलना में। अगर हम पूछें कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा? तो बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि सर ध्रुव पर अधिक होगा और विषुवत की तुलना में, ठीक है। तो जब इधर से इधर जाएगा तो क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन जब ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएगा तो घटेगा। वो दोनों वन लाइनर में दिया हुआ है कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्व त्वरण का मान बढ़ेगा और ध्रुव से विषुवत रेखा पर आने पर गुरुत्व त्वरण का मान घटेगा। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा देने या घटा देने पर ध्रुव पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? ध्रुव पर। क्वेश्चन वहां छोड़ देगा, ठीक है। और वहां पूछेगा क्या कि पृथ्वी के घूर्णन गति को बढ़ा देने या घटा देने पर किस जगह पर कोई परिवर्तन नहीं होता? ऑप्शन देगा, केंद्र पर, विषुवत रेखा पर, ध्रुव पर या सतह पर। तो ध्रुव पर। तो इस तरह का भी क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ाने से विषुवत रेखा पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है? क्या होता है? घट जाता है। लेकिन अगर 17 गुनी से अगर अधिक 17 गुनी अधिक कर दिया जाए इसका स्पीड तो शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम लोग दो चीज देखें कि ध्रुव पर अगर हम गुरुत्व त्वरण का मान के गति ना पृथ्वी के घूर्णन गति पृथ्वी की घूर्णन गति अगर बढ़ा दें या घटा दें तो वहां कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। कहाँ पर? ध्रुव पर। लेकिन विषुवत रेखा पर अगर घटा दें तो घटा दें, क्या? हाँ, बढ़ा दे तो क्या होगा? घट जाएगा। लेकिन अगर 17 गुनी और बढ़ा दे तो जीरो हो जाएगा। क्लियर है? पृथ्वी के घूर्णन गति कम करने पर गुरुत्व त्वरण का मान विषुवत रेखा पर क्या होगा? बढ़ जाएगा। कम करने पर बढ़ जाएगा। कहाँ? विषुवत रेखा पर। और बढ़ाने पर घट जाएगा। और 17 गुनी बढ़ा देने पर शून्य हो जाएगा। तीनों जगह शून्य वाला काम हम लोग देख लिए। चलिए, एकदम ऑनलाइनर में इसी तरह देगा सर, वहां ऑनलाइनर में, ठीक है। और कंफ्यूजन करेगा वो। गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? ऊंचाई पर। देखिए फिर से क्वेश्चन दिया, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य ऊंचाई पर निर्भर करता है। छोटा जी को समझता है सर, हमेशा छोटे जी को लेके चलता है। बड़ा जी बहुत बड़ा बात है, उसका फॉर्मूला देखिएगा तो कहीं नजर नहीं आएगा। हाँ सर, बढ़ाने में उसका मान हर जगह समान होता है। इस बात को भी आप देखिए, हर जगह पे दिखा रहता है कि उसका मान कहीं पे भी परिवर्तन नहीं होता। तो कैसे परिवर्तन हो सकता है, आप ही बताइए। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य ऊंचाई पर, इस बात को तो ऑनलाइनर में लिखा है ना कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो मान होता है वो कहीं पे नहीं बदलता। तो हम कैसे बदल सकते हैं? वो लिखने में मिस्टेक किया है, गुरुत्व त्वरण छोटा जी का मान। लेकिन जब एक नॉमरिकल बनाए सर हम, वही गुरुत्वाकर्षण का बड़ा जी में, अगर हम उसका त्रिज्या जो लेते हैं, ठीक है, वहां तो त्रिज्या आता है ना, तो वहां बोला कि त्रिज्या को अगर 2 गुनी कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बोला 16 गुना हो जाएगा। अभी पढ़े ना कुछ देर पहले कि उसको आधी कर दिया जाए या उसको 2 गुना कर दिया जाए तो 16 गुना। वहां तो सेम का सेम रहना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसको या आधी करें या पूरा करें या कुछ करें, ये तो है ना। तो हम मेरे अकॉर्डिंग जहां तक लग रहा है कि सर वो त्रिज्या को घटा बढ़ा रहा है तो इसको अपना ऊंचाई को घटा बढ़ा रहा है। बाकी क्वेश्चन को देख के बता दिया जाएगा। हाँ, फार्मूला में हम लोग कुछ भी देखते हैं तो देखते हैं फार्मूला क्या करता है। फार्मूला में भी उसका नहीं है। लेकिन हो सकता है कि अगर मान लिया जाए कि नेम दूरी को ही ऊंचाई का नॉमरिकल में हम लोग मान सकते हैं। हर नॉमरिकल में हम लोग इस बात को देखें कि दूरी को हम लोग ऊंचाई भी मान लेते हैं, ऊंचाई को दूरी मान लेते हैं। विस्थापन में भी देखे थे। हाँ, विस्थापन को ऊंचाई मान लिया था, मान लिया गया था। तो ये क्वेश्चन को अच्छा क्लियर कर देंगे सर, और अच्छा से देख के 2-4 बुक को, ठीक है। ये बुक में हो सकता है गलत दिया हो तो देख लेंगे एक बार। ठीक, नॉमिकल के हिसाब से तो ठीक है कि वहाँ तो मान ही दिया था। कभी कभी तो वेग को स्पीड मान लिया जाता है और स्पीड को वेग मान लिया जाता है। देख लिया जाएगा, ठीक है सर। नेक्स्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को विवाद रख देते हैं, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन देखेंगे एनसीईआरटी में भी क्या दिया हुआ है।
लेकिन एक बात ये भी है कि वो सेकंड एडिशन का है, थर्ड एडिशन का वो दिया हुआ है गलत, इसी में दिया हुआ, उसमें नहीं दिया हुआ। चलिए कहाँ आगे हम लोग, द्रव्यमान और भार में। ठीक है, तो बताइएगा द्रव्यमान, द्रव्यमान कैसी राशि है? अदिश राशि है। द्रव्यमान एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। भार सदिश राशि है। द्रव्यमान का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता है। वहीं भार का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। तो बताइए W बराबर क्या होता है? mg। W बराबर mg। W का SI मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, जिसे एक न्यूटन भी कहते हैं, न्यूटन भी कहते हैं। भार बराबर क्या होता है? SI, भार का SI मात्रक न्यूटन। तो भार रहे या बल रहे, दोनों का SI मात्रक क्या हो गया? न्यूटन। बताइएगा एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है? चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है? छोटा g/6। अंतरिक्ष यान के अंदर या निर्वात में किसी भी वस्तु का भार क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। अंतरिक्ष यान के अंदर या निर्वात में किसी भी वस्तु का भार शून्य होता है। अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? तो चंद्रमा पर अगर किसी, फिर से क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा के सतह पर इस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? 3600। द्रव्यमान हो जाएगा 60 केजी। क्या हो जाएगा? 60 केजी। W बराबर mg बोले, W बराबर mg। भार दिया है कितना? 600। m नहीं पता है, निकालना है। g का मान 10 ले लेना है क्योंकि यहाँ अप्रोक्स लिया है, राउंड ऑफ में 10। ठीक है, तो 10 से जैसे 600 को काटा कितना बचा? 60। तो m है द्रव्यमान को केजी में, तो 60 केजी हो जाएगा। ठीक है, वो डायरेक्ट g/6 नहीं लगाना है, वो कहाँ लगेगा वो खुद बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बताइए, चंद्रमा पर यदि किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन है, चंद्रमा पर यदि किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन है तो पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा? पृथ्वी पर उसका भार, हाँ, 3600। ठीक है, अगर यही चीज हम दे देते चंद्रमा के जगह पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा? 100 केजी। क्या हो जाएगा? 100 केजी। ठीक है, नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखिए फार्मूला क्या होता है, अभी क्या बोले सर? एक होता है W बराबर mg। ठीक है, जब द्रव्यमान निकालने देगा इसमें बैठाएंगे, और क्या बोले, चंद्रमा पर जो भार होगा वो भार क्या होगा? mg कहते हैं इसका, g/6। अगर यहाँ क्या दिया था, यदि चंद्रमा का भार 600 है, यहाँ क्या है? 600 है, और g, हाँ m भी कर देते हैं। ठीक है, mg यहाँ 6, तो ये क्या हो गया? 600 गुना हो गया, 600 हुआ ना। अगर हम यहाँ चंद्रमा दे दें निकालने ही, ठीक है, और यहाँ का भार दे दें हम, तो ये काटेगा कितना आएगा? तो चंद्रमा पर भार कितना हो जाएगा? 100 है ना? समझ में नहीं आया? हाँ सर। अभी भी कंफ्यूजन है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, जिसे किसी वस्तु को फेंकने पर वह वस्तु वापस नहीं लौट कर आता है उसे क्या कहते हैं? वह वेग जिसे किसी वस्तु को फेंकने पर, जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वह वस्तु वापस लौट कर नहीं आता उसे क्या कहते हैं? पलायन वेग। बदमाशी कीजिए, पलायन वेग से ही फेंका जाइएगा, ठीक है, वापस इस कोचिंग में फिर आ नहीं पाइएगा। चलिए नेक्स्ट, अगर किसी ग्रह का द्रव्यमान m है, अगर किसी ग्रह का द्रव्यमान m है और त्रिज्या r है तो उस ग्रह का पलायन वेग क्या होगा? ये सूत्र डायरेक्ट याद रखना है। हाँ, 2g है। बहुत अच्छा, रुटेंडर 2gr, रुटेंडर 2gr। ये किसका था? पलायन वेग का। किसका था? पलायन वेग का। एक और कौन होता? कक्षीय वेग। कक्षीय वेग का क्या होगा? 2 हट जाएगा, रुटेंडर gr। ठीक है, रुटेंडर gr।
हो गया। पलायन वेग का सूत्र क्या हुआ? रूट अंडर 2GR। और कक्ष वेग का GR। चलिए, पलायन वेग का मान फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है और ना ही उसका प्रक्षेपण कोण पर निर्भर करता है। ठीक है, ना ही उसका प्रक्षेपण कोण पर। उसी पे करता है। हाँ सर, GR आ गया तो क्या हो गया? गुरुत्व त्वरण और त्रिज्या। पृथ्वी का पलायन वेग का मान क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वन लाइनर में स्पीडी का भी क्वेश्चन है ये। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर, क्या घंटा मिनट सेकंड? सेकंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड किसका वेग था ये? पृथ्वी पर पलायन वेग। पृथ्वी पर पलायन वेग, पृथ्वी पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है। चंद्रमा पर पलायन वेग 2.3 हाँ सही, 2.35 हाँ 2.35 किलोमीटर प्रति सेकंड, 2.35 किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य पर पलायन वेग 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, बाय मिस्टेक से पिछला क्लास में 32 निकल गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? 42 किलोमीटर प्रति सेकंड, 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, सूर्य पर पलायन वेग 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा पर उतरने वाले अंतरिक्ष यात्री अपने पीठ पर बोझा बांधकर उतरते हैं क्योंकि पृथ्वी के तुलना में चंद्रमा पर पलायन वेग का मान क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। वैसे भी देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यहाँ कितना है? 2.35 किलोमीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा से देखने पर अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? काला। कैसा दिखाई देता है? काला। कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर किसी कक्षा में जिस वेग से चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं? कक्षीय वेग का सूत्र क्या होता है? रूट अंडर GR। ठीक है, रूट अंडर GR। अब बताइए कि पलायन वेग और कक्षीय वेग का अनुपात क्या है? पलायन वेग और कक्षीय वेग का तो ठीक है, उसमें रूट अंडर 2 बचेगा, इसमें 1 बचेगा, तो रूट अंडर 2:1। ठीक है। ध्रुवीय ग्रह जिसे पोलर सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, वैसे उपग्रह जो पृथ्वी के सबसे नजदीक की कक्षा में चक्कर लगाते हैं, वैसा उपग्रह जो पृथ्वी के सबसे नजदीक की कक्षा में चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? ध्रुवीय उपग्रह या पोलर सैटेलाइट। बताइए, ध्रुवीय उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होता है? ध्रुवीय उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होता है? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। और आवर्तकाल 84 मिनट। 84 मिनट सेकंड में बदल दीजिएगा तो 50-40, जिसे कहते हैं 5040 सेकंड। ठीक है, तो हम लोग को मिनट याद रखना है, 84 मिनट। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या कि ध्रुव उपग्रह का कक्षीय वेग, ध्रुव उपग्रह का कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड और इसका आवर्तकाल कितना है? तो 84 मिनट। ठीक है, तो बताइएगा ध्रुव उपग्रह का उपग्रह का उपयोग कहाँ किया जाता है? मौसम संबंधित जानकारी के लिए। मौसम संबंधित जानकारी के लिए किस सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है? ध्रुवीय उपग्रह या पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट या ध्रुवीय उपग्रह का उपयोग किया जाता है मौसम संबंधित जानकारी के लिए। भू स्थिर उपग्रह एक ऐसा उपग्रह है जो पृथ्वी तल से लगभग कितने किलोमीटर ऊपर विषुवतीय तल के पश्चिम पूरब की ओर चक्कर लगाता है? 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रह का कक्षीय वेग 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड। वेरी गुड, 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड। और आवर्तकाल 24 घंटा। भू स्थिर उपग्रह का जो आवर्तकाल है वो 24 घंटा और उसका वेग कितना है? 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड। वहीं हम लोग पोलर सैटेलाइट का देखें, कक्षीय वेग कितना था? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड और आवर्तकाल कितना था? 84 मिनट। तो 84 मिनट। हाँ ठीक है। और क्या देखिए, हम लोग पोलर सैटेलाइट का उपयोग मौसम संबंधी जानकारी के लिए किया जाता है। तो भू स्थिर उपग्रह का उपयोग कहाँ किया जाता है? दूरसंचार में किया जाता है। भू स्थिर उपग्रह। चलिए, यहाँ तक हो गया। ग्रह का नियम किसने दिया था? ग्रह का नियम कितने ग्रह का नियम दिए हैं? कितने दिए हैं? 3। कौन कौन?
कक्षीय वेग दिया था। कक्षा का नियम, क्षेत्र का नियम और परिक्रमण काल का नियम। ठीक है, न्यूटन गति का 3 नियम देखे थे, या केपलर का भी 3 नियम। ग्रहों की गति के केपलर का 3 नियम, कक्षा का नियम, क्षेत्र का नियम और परिक्रमण का नियम। ठीक है, कक्षा का नियम क्या है? कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है उसे कक्षीय ग्रह कहते हैं, और जो समान समय में समान क्षेत्रफल का तय करता है उसे क्षेत्र ग्रह। और परिक्रमण क्या हो जाएगा सर? इसके अनुसार परिक्रमण काल T का वर्ग सूर्य से दूरी मध्य R के घन अनुपाती, कहने का अर्थ T का स्क्वायर समानुपाती है R का क्यूब। R का क्यूब, ये कहाँ से पता चला? परिक्रमण काल के नियम से, परिक्रमण काल का नियम से। चलिए बताइएगा, कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, यह बात किसने कही थी? किसने किया था? कोपरनिकस ने कहा था। किसने कहा था? कोपरनिकस ने कहा था। लेकिन इस बात को सत्यापित किसने किया था? केपलर ने किया था। किसने किया था? केपलर ने। कहा किसने था? तो कोपरनिकस ने। सत्यापित किसने किया? केपलर ने। हाँ, ग्रहों का नियम केपलर ने दिया है। ठीक है, चलिए बताइएगा आप लोग, वह केंद्र जहां पर कोई वस्तु संतुलन की अवस्था रखता है उसे कौन सा केंद्र कहते हैं? द्रव्यमान केंद्र या संतुलित केंद्र। ठीक है, द्रव्यमान केंद्र या संतुलित केंद्र। द्रव्यमान केंद्र वस्तु के कहाँ हो सकता है? बीच में भी हो सकता है, बाहर में भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर भी हो सकता है और वस्तु के बाहर भी हो सकता है। अंदर और बाहर दोनों में हो सकता है। अगर हम वर्ग बनाए, ठीक है, अगर वर्ग बनाए तो इसका जो केंद्र होगा वो कहाँ होगा? बीच में। लेकिन अगर हम एक समकोण बनाए तो इसका केंद्र कहाँ होगा? यहाँ बाहर में हो गया। इसका बीच में है क्या? नहीं। क्यों यहाँ बीच में होगा सर? क्योंकि यही वर्ग को 2 भागों में काट दिए। पारोटी को 2 भागों में काटिएगा, समकोण में आएगा ना जी, तो उसका केंद्र कहाँ रह गया? यही ना। तो इसका बाहर हुआ ना। तो फिर चलिए, क्या सर? भूख लग जाता है ना। चलिए, बूढ़ा व्यक्ति झुककर चलता है, क्यों? अगर द्रव्यमान केंद्र आधार की ओर आ जाए तो वस्तु अधिक संतुलन होगी। तो अपना संतुलन बनाए रखने के लिए बूढ़ा व्यक्ति झुक कर चलता है। ठीक है, पर्वत पर चढ़ने वाला व्यक्ति भी झुक कर चलता है, अपना संतुलन बनाए रखने। ट्रक पर ओवरलोडिंग करना मना है। कारण है क्या? वही संतुलन। क्योंकि अब जैसे कहाँ गया, ये ट्रक का डेला हुआ, ठीक है, यहाँ पर अगर इतना सामान है तो इसका सेंटर जो है अच्छे से बना दिया गया है। लेकिन अगर हम इस पर ओवरलोडिंग कर दें तो ठीक है, तो इसका सेंटर सही जगह से बन पाएगा क्या? द्रव्यमान नहीं, जिसके कारण ये अपना संतुलन को क्या करेगा? खो देगा और गाड़ी समझ गए कहाँ चल जाएगा। चलिए, पीसा का मीनार झुके होने के बावजूद भी संतुलन में, क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान सही जगह सेंटर पर रखा गया, तभी तो। ठीक है, वह राशि जो किसी, अगला क्वेश्चन है, वह राशि जो किसी वस्तु को घूर्णन गति देता है उसे बल आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। तो बताइए, बल आघूर्ण कैसी राशि है? कैसी राशि है? सदिश राशि है। वेरी गुड। बल बाहु का मान जितना अधिक होगा लगने वाला बल उतना ही क्या होगा? क्या होगा? कम होगा। ये से आप लोग प्रैक्टिकल भी किए होंगे चापाकल में। ठीक है, जो क्या बोलते हैं उसका, हाँ, साइड में अगर पकड़ते हैं तो कम बल लगता है, लेकिन वही अगर आगे जाके पकड़िएगा तो ज्यादा बल लगेगा। इसीलिए कहा गया है कि बल बाहु का मान जितना अधिक होगा लगने वाला बल उतना ही कम हो। कुम्हार के चाक के लकड़ी फंसाने का जो गड्ढा रहता है वो परिधि के पास रहता है। कहाँ रहता है? साइड में। बीच में रहता है? नहीं सर। चलिए, जाते का हत्था, जाते का हत्था भी, वो भी साइड में। किसका उदाहरण? यही बलबाहु वाला। ठीक है, चापाकल का हैंडल लंबा होना बलबाहु। खिड़की या दरवाजे का हैंडल कब्जे को दूर में रखना। चलिए आगे लिफ्ट में हम लोग। लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार का समीकरण बताना। ठीक है, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रहा है, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रहा है
तो इस स्थिति में वस्तु का जो उसमें बैठा व्यक्ति का भार क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब लिफ्ट एक समान वेग से नीचे आ रहा है तो भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक समान वेग से ऊपर जाए नीचे जाए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला, अगर लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रहा है, ए त्वरण से ऊपर जा रहा है तो लगने वाला भार क्या होगा? तो इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार बढ़ जाएगा। ऊपर जाएगा एक त्वरण से तो बढ़ जाएगा और एक त्वरण से नीचे आएगा तो घट जाएगा। चलिए अगला है, अगर लिफ्ट का रस्सा टूट जाए, लिफ्ट का रस्सा टूट जाए, ज्यादा तो बोलेंगे नहीं क्योंकि बहुत अच्छा विश्लेषण किए हुए हैं पिछले क्लास में, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा? सवार व्यक्ति का भार क्या होगा? शून्य हो जाएगा, ठीक है। सवार व्यक्ति का भार शून्य हो जाएगा। और अगर त्वरण गुरुत्व त्वरण का मान से अधिक होगा, लिफ्ट का त्वरण गुरुत्व त्वरण के मान से अधिक होगा तो क्या होगा? इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति लिफ्ट के छत से जाके टकरा जाएगा ना। चलिए, लिफ्ट का कहानी समाप्त हो गया और गुरुत्वाकर्षण भी इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभिकेंद्र बल को और किस बल के नाम से जाना जाता है? अभिकेंद्र बल को और किस बल के नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? केंद्राभिमुख बल। अभिकेंद्र तो हम बोल ही रहे हैं, ठीक है। आप केंद्र बोल रहे हैं? नहीं सर। चलिए देखिएगा, अभिकेंद्र बल क्या होता है। अगर कोई पिंड एक समान चाल से वृत्तीय गति से चलता है तो परिमाण समान रहता है, लेकिन दिशा बदलने के कारण वेग बदल जाता है और वेग में परिवर्तन में होने के कारण त्वरण उत्पन्न होता है। तो जानते हैं वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, जिसे अभिकेंद्र त्वरण भी कहते हैं। इसके कारण एक बल लगता है जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं, ठीक है। अगर कोई राउंड अप में घूम रहा है, ठीक है, वो तिरछा में भी घूम रहा है, तो वो जो घूरने का संतुलन बनाए रखा है वो किसके कारण? तो अभिकेंद्र बल के कारण। और अभिकेंद्र बल का दूसरा नाम क्या है? केंद्राभिमुख बल। क्या है? केंद्राभिमुख बल। लेकिन हमको जो इधर फोर्स लगाए रखता है, धकेला हुआ रखता है अपोजिट साइड, विपरीत के दिशा में, केंद्र से विपरीत दिशा में, तो वो कौन सा बल लगता है? अपकेंद्र बल। वहां कौन सा बल लगता है? अपकेंद्र बल। अगला क्वेश्चन आएगा, बताइएगा आप लोग। किसी वस्तु को वृत्तीय गति में घूमने के लिए कौन सी बल की आवश्यकता होती है? अभिकेंद्र बल। किस बल की जरूरत पड़ता है? तो अभिकेंद्र। अगर किसी धागे से पत्थर को बांधकर घुमाया जाता है तो आवश्यक अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है? तनन बल से। कहाँ से मिलता है? तनन बल से। तनन मतलब जितना वो खिंचा हुआ रहेगा उतना ही अधिक उसका बल लगता है, ठीक है ना। घूमने में वो स्पीड दूरी करता है। अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो आवश्यक अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होता है? विद्युत आकर्षण बल। विद्युत आकर्षण बल। अगर किसी धागे से, देखिए वहां क्या था, अगर किसी धागे से तो तनन बल, अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त हुआ था? तनन बल से। लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर चारों तरफ लगा रहा तो क्या कहाँ से प्राप्त कर रहा है अभिकेंद्र बल? तो विद्युत आकर्षण बल से। वही अगर कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो आवश्यक अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त करता है? गुरुत्वाकर्षण बल। देख लिए तीनों, ये तीनों में से कोई भी क्वेश्चन दे सकता है तो आप लोग लगा दिया। और ऑप्शन में तीनों रहेगा, तनन बल, विद्युत आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। अगर कोई गाड़ी किसी गोलंबर पर चक्कर लगाती है तो आवश्यक बल कहां से प्राप्त करती है? घर्षण बल से। कहां से प्राप्त करती है? घर्षण बल से। वेरी गुड। वक्र पथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल किस पर निर्भर नहीं करता है? द्रव्यमान पर नहीं करता, क्योंकि इसका सूत्र होता है रूट अंडर आर जी टेन थीटा। आर जी, आर का मतलब त्रिज्या, जी का मतलब गुरुत्व त्वरण, तो यहाँ कहीं द्रव्यमान आया नहीं। तो वक्र पथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल किस पर निर्भर नहीं करता है? तो द्रव्यमान पर। अपकेंद्र बल को किस बल के नाम से जाना जाता है? अपकेंद्र बल को और किस बल के नाम से जाना जाता है? अभिकेंद्र को केंद्राभिमुख बल कहा जाता है, उसी तरह अपकेंद्र बल को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है सर काल्पनिक बल। अपकेंद्र बल को काल्पनिक बल, अभिकेंद्र बल को केंद्राभिमुख बल।
जिसकी कल्पना न्यूटन के तीसरे नियम की सत्यता को बचाने के लिए किया गया था। ठीक है, दूध से मक्खन को अलग करना, दूध से मक्खन को अलग करना कौन सा बल? तो आप क्या अपकेंद्र बल। वॉशिंग मशीन में कपड़े को साफ करना, आप क्या अपकेंद्र बल। ठीक है, अभी केंद्रीय पंप में भी अपकेंद्र बल। ठीक है, अपकेंद्र पंप में अपकेंद्र बल। अगर किसी पत्थर को धागे से बांधकर घुमाया जाता है तो ज्यों-ज्यों धागा उंगली पर लिपटती है, त्रिज्या कम होने के कारण उसका वेग क्या होता है? बढ़ जाता है, उसका वेग बढ़ जाता है। कभी घुमाइएगा, देखिएगा जितना नजदीक आएगा ना उतना स्पीड उसका हो जाएगा। होता है ना, क्योंकि अगर लंबा रहता है तो उतना घुमाने में भी हम लोग को लगता है बल, लगता है ना, तो स्पीड नहीं घुमा पाते। लेकिन अगर छोटा रहता तो तो स्पीड एकदम पकड़ लेगा अपना स्पीड वो। चलिए आगे देखें। और उल्टा होने पर उल्टा होता है। ठीक है, कहने का समझ रहे हैं ना। चलिए, अगर कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो जब वह सूर्य से नजदीक होता है तो त्रिज्या क्या होती है? कम होने लगता है। बढ़ जाती है। और दूर क्या होता है? इसका वेग बढ़ जाता है। चलिए, वृत्तीय गति इसी के साथ खत्म। वृत्तीय गति चलिए झूला झूलाएंगे। आइए, सरल आवर्त गति। बताइएगा, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पिंड सरल आवर्त गति में है या नहीं? नहीं है। सब कोई सरल आवर्त गति में नहीं है। लेकिन सरल लोलक की गति को सरल आवर्त गति मान लिया गया। ठीक है, सरल लोलक की गति को सरल आवर्त गति मान लिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं, यहाँ से क्वेश्चन है, जिस बिंदु से विस्थापन की गणना की जाती है, जहां पर विस्थापन का मान शून्य होता है उसे क्या कहते हैं? मध्य बिंदु। क्या कहते हैं? मध्य बिंदु। जहां विस्थापन का मान क्या होता है? शून्य होता है। जहां विस्थापन का मान शून्य होता है, जहां वेग का मान शून्य होता है और विस्थापन का मान महत्तम होता है उसे क्या कहते हैं? अंत बिंदु। क्या कहते हैं? अंत बिंदु। ये समझ गए? मध्य बिंदु में विस्थापन शून्य होगा। अंत बिंदु में कहाँ ध्यान है? अंत बिंदु में किसका शून्य होता है? वेग की विस्थापन। वेग शून्य होता है। कहाँ ध्यान है? इधर ध्यान दीजिए। ठीक है, रिवीजन चल रहा है। तो हम लोग देखें कि मध्य बिंदु में विस्थापन का मान शून्य होता है, अंत बिंदु में वेग का मान शून्य होता है और विस्थापन का मान महत्तम होता है। लटकाए गए बिंदु से लटके हुए बिंदु के द्रव्यमान के बीच जो दूरी होता है उसे क्या कहते हैं? प्रभावी लंबाई। ठीक है, हाँ, लंबाई। मध्य बिंदु से अंत बिंदु तक के बीच के महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। ये सब क्वेश्चन अगर वहां पूछेगा तो बोलिएगा सर आप ये सब कहाँ पढ़ाए थे, और इस समय ध्यान नहीं दीजिएगा कि कहाँ पढ़ाए थे। ये क्वेश्चन जो अभी बताया ना, केपलर का 3 नियम, ये दिया हुआ था। निम्न में से कौन एक केपलर का नियम नहीं है? यहाँ कोई पते नहीं किसी को केपलर 3 नियम दिया है। ठीक है, तो वो सब चीज जहां जहां हम देख रहे हैं खुद फंसे वहां बता रहे हैं। ठीक है, कि ध्यान दीजिए। अगर पढ़ रहे हैं 1 घंटा यहाँ तो ध्यान दीजिए। मध्य बिंदु से अंत बिंदु के बीच के महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। वह बल जो वस्तु को पूर्व अवस्था में ला देता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल। ठीक है, वैसे भी प्रत्यास्था हम लोग क्या जानते हैं कि अगर जैसे हम किसी चीज को खींचते हैं तो पुनः वह अपने अवस्था में चल जाता है। ठीक है, पुनः मतलब जो अवस्था में था उसी में चल गया। ठीक है, वही प्रत्यानयन बल है, जो वह बल जो वस्तु को पूर्वावस्था में ला देता है। चलिए अब बताइएगा, मध्य बिंदु पर वेग और गति ऊर्जा का मान क्या होता है? मध्य बिंदु पर महत्तम होता है। क्या होता है? महत्तम होता है। और बाकी सब शून्य होता है। बाद वहां की क्या होता है? शून्य होता है। वो देखिएगा ग्राफ पीडीएफ में दिया हुआ है। ठीक है, अंत बिंदु पर उल्टा होता है। अंत बिंदु पर क्या हो जाएगा? वेग और गति ऊर्जा का मान शून्य होगा और बाद बाकी सबका मान महत्तम होगा। कोई दिक्कत? नो सर। क्या सभी सरल आवर्त गति एक आवर्तीय गति है? सही सरल आवर्ती गति हाँ सर
है, लेकिन सभी आवर्ती गति सरल आवर्ती गति नहीं है। नहीं है। क्या बोले सर? सभी सरल आवर्ती गति एक आवर्तीय गति है, लेकिन सभी आवर्तीय गति एक सरल आवर्ती गति नहीं है। ठीक है, आवर्तकाल बते एक दोलन को पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? समझ, ये तो बताए हुए थे। एक दोलन को पूरा करने में जो समय लगता है उसी को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल का SI मात्रक क्या होता है? आवर्तकाल का सेकंड। सेकंड होता है, जिसे टी द्वारा, ठीक है, सूचित किया जाता है, टाइम टी द्वारा। ठीक है, अगर आवर्तकाल अधिक हो जाएगा, समय अगर अधिक हो गया तो वो क्या होगा? सुस्त की तेज, सुस्त हो जाएगा। अगर आवर्तकाल कम है तो वो तेज हो जाएगा। ठीक है, सारा प्रैक्टिकली पर है ना। अब बताइए, प्रति एकांक समय में दोलन की कुल संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति। क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग 3-4 को देख लिया। प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय में क्या जो बैठा सकते हैं, अगर समय बैठा, वेग बैठाइएगा तो वेग बैठा दीजिए। ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले बल को। तो इसी तरह अब एक और नया आ गया, क्या? प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय में दोलन की कुल संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। पूछ सकता है कि नहीं? तो आवृत्ति बराबर फॉर्मूला होता है 1/, आवर्तकाल 1/, आवर्तकाल। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आवृत्ति का SI मात्रक क्या? हर्ट्ज होता है। क्या होता है? प्रति सेकंड या हर्ट्ज के नाम से भी जाना जाता है, HZ। ठीक है, अगर किसी झूले पर एक या कई व्यक्ति झूल रहे हैं तो आवर्तकाल नहीं बदलेगा। आवर्तकाल नहीं बदला, क्योंकि आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है? द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो आवर्तकाल के लिए क्या हो गया? आवर्ती 1/, आवर्तकाल। ठीक है, तो आवर्ती पर निर्भर करता है। चलिए देखते हैं, अगर कोई लड़की, ठीक है, अगर कोई लड़की किसी झूले पर बैठकर झूल रही है और वह खड़ी हो जाती है, अब उसका मन किया क्या कि हम खड़ा होके झूलेंगे। ठीक है, तो प्रभावी लंबाई क्या हो गया? प्रभावी लंबाई क्या हुआ सर? घट गया। प्रभावी लंबाई घट गया, और घटने के कारण आवर्तकाल क्या हुआ? आवर्तकाल घट गया। आवर्तकाल भी क्या हुआ? घट गया। तो झूला क्या होगा? तेज हो जाएगा। झूला तेज हो जाएगा। तो ठीक है ना, जैसे कभी आप लोग झूला पर झूलते हैं, बैठे हैं, लेकिन मन किया कि आप खड़ा हो जाएंगे, खड़ा होते हैं तो झूलवा नहीं देखते, ऐसे ऐसे करने लगता है, तो वो स्पीड क्यों होने लगता है? यही है कि उसका आवर्तकाल घट गया। आवर्तकाल घट गया, लंबाई घट गया। ठीक है, तो उसका स्पीड होना स्वाभाविक है कि वो स्पीड हो जाएगा। तो बस यही चीज याद रखिए, और पिछले क्लास में बताए हुए, बना के बताए झूला। ठीक है, तो देख लीजिएगा जाके वीडियो। चलिए देखिए, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है? पृथ्वी के क्या केंद्र पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है? हम बोले कि ऊंचाई बढ़ने पर घटता है, गहराई में जाने पर भी घटता है, लेकिन केंद्र पर क्या होता है? 0 होता है। इसीलिए आवर्तकाल क्या हो जाएगा? वहाँ जहाँ गुरुत्व त्वरण का मान 0 होगा, वहाँ आवर्तकाल क्या होगा? अनंत हो जाएगा, इन्फिनिट। ठीक है, अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। पृथ्वी, हाँ सर, नहीं सर अभी नहीं बताएं। इसका फार्मूला देख लीजिए, T बराबर है, आवर्तकाल बराबर है 2 पाई रूट अंडर L/G। ठीक है, क्या हो जाएगा? L/G। अब यहां से आप लोग निकाल लीजिएगा, कहीं भी अगर आपको L/G मिल गया तो कोई भी संख्या को 0 से भाग देने पर उसका आंसर क्या होता है? इन्फिनिट होता है कि नहीं? लेकिन कोई भी संख्या 0 में अगर कोई संख्या से भाग देना तो इसका आंसर क्या होता है? तो यहाँ है ना L/G, तो G का मान क्या हुआ? केंद्र पर 0 हो गया, तो उसका क्या होगा? इन्फिनिट होगा। तो बस सूत्र नहीं बनना, इसका सूत्र क्या हो जाएगा? आवर्तकाल बराबर 2 पाई रूट अंडर L/G, 2 पाई रूट अंडर L/G, 2 पाई रूट अंडर L/G। चलिए बताइएगा, स्प्रिंग लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? स्प्रिंग जो लोलक का है, स्प्रिंग लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? अब इसका पहले सूत्र देख लीजिएगा।
ठीक है। इस जब स्प्रिंग वाला बात करें तो वहां होगा T बराबर 2 पाई रूट अंडर M बाई के। तो अब पूछा जाएगा क्वेश्चन कि स्प्रिंग लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है। तो हमको रूट अंडर में क्या क्या दिखा, M और K। तो M मतलब क्या हुआ, द्रव्यमान, यानी यहाँ द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। तो वही पूछा है, बताया गया कि स्प्रिंग लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर करता है, द्रव्यमान पर। तो दोनों सूत्र देख लिया हम लोग। एक देखें क्या, आवर्तकाल सरल लोलक का क्या था, T बराबर 2 पाई रूट अंडर L बाय G। और यहाँ जब स्प्रिंग का बात किया तो स्प्रिंग के साथ में जब स्प्रिंग दिया रहे और आवर्तकाल पूछे तो क्या होगा, 2 पाई रूट अंडर M बाय के, जहाँ स्प्रिंग का नियतांक K है। ठीक है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, कितना सेकंड होता है, सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना सेकंड होता है, ये पूछा हुआ है सर। आवर्तकाल कितना, 2 सेकंड सर। कितना होता है, 2 सेकंड। चलिए ये हो गया, समाप्त हो गया। कुछ बचा है और नहीं बचा। चलिए तब अब फिजिक्स समाप्त हो गया, अब करंट अफेयर लेंगे सर। समय हो गया। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग सर। स्वागत है आप लोग का जीकेजीएस ग्रुप डिस्कशन में। थैंक यू सर। चलिए तब एक दो चीज पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। भगवान हम लोग को आंख दिए, उससे क्या करते हैं, उसका मेन काम क्या है, देखना है कि हम लोग गड्ढा में ना गिर जाए। ये सब चीज के लिए अगर नाक दिया है तो सांस लेने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा काम क्या चीज के लिए दिया है, तो कुछ गंदा चीज ना खा लें, सुन के पता कर लें, यही ना। तो मोबाइल में भी कुछ कुछ चीज दिया हुआ है, उस पे ध्यान दीजिएगा। एक रिंगटोन दिया हुआ है, एक साइलेंट दिया है, एक फ्लाइट मोड दिया है, ये सब दिया है। क्यों दिया है वो, कि जरूरी काम में हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो बाकी सब समझदार हैं, ठीक है। ठीक, तो कल से थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस सब चीज पे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। तो आज का ज्ञान यहीं तक रखते हैं। अच्छा हम कुछ गलत बोले तो आप लोग इसको जोक क्यों समझ बैठे, जोक नहीं समझे सर। तो फिर हंस क्यों रहे हैं सब। डायरेक्ट हम क्यों बोले, इनडायरेक्ट में ही अगर सब समझ जाता है तो डायरेक्ट क्यों बोले, है क्या नहीं। चलिए तो स्टार्ट करें। हम लोग पुरस्कार पढ़ रहे थे, ठीक है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे 21वां गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार, ठीक है, 2024। स्टार्ट करें। गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2024। बताइए सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला है, ओपेनहाइमर। सबसे पहले हम लोग जान लेंगे, एक हम लोग पहले क्या पढ़े थे, ऑस्कर पुरस्कार। उससे पहले भी कुछ पढ़े थे, नहीं, हाँ बाफ्टा, ठीक है। बाफ्टा 77वां था, और जो हम लोग पढ़े ऑस्कर वो 96वां था। और अभी देख रहे हैं हम लोग 21वां गोल्डन ग्लोब। तो तीनों का तीनों लगभग सेम है, लगभग सेम है। हम लोग को एक दो चीज इसमें देखना है। सबसे पहले एक अभिनेत्री, जिसको कि क्या कहते हैं, एक्ट्रेस एक देखना है। इसमें क्या है, लिली ग्लेडस्टोन। वहां पे भी स्टोन ही था, वहां पे भी एमा स्टोन था। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, हाँ लिली ग्लेडस्टोन। तो एमा स्टोन और ग्लेडस्टोन याद रखेंगे, एमा स्टोन और ग्लेडस्टोन। ग्लेडस्टोन किसमें है, गोल्डन ग्लोब। बाकी उधर जो बाफ्टा था और ऑस्कर था उसमें एमा स्टोन था। बाकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म तीनों का तीनों सेम था, ठीक है। अभिनेता भी यानी कि एक्टर भी सेम था, ठीक है। कौन था, हाँ सिलियन मैर्फी। उसके बाद एक और क्या था, तो बेस्ट एक्टर बेस्ट डायरेक्टर वो भी सेम है। कौन है, क्रिस्टोफर नोलन। एक जगह और हम लोग को क्रिस्टोफर मिलेगा, उस पर ध्यान दे, हाँ उसको याद रखना है। थोड़ा सा इधर उधर करके याद रखना है, नहीं तो भूल जाइएगा। तो अब सारा चीज बताना है इसमें, ठीक है। इतना चीज बता दिया गया।
अब बताइए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024 के बारे में पूछते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अभिनेत्री 2000 हाँ ग्लैडस्टोन, क्या ग्लैडस्टोन, ठीक। बेस्ट अभिनेता मर्फी, कौन मर्फी, ठीक है सिलियन मर्फी, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर ठीक है क्रिस्टोफर लॉरेन, ठीक है नोलन, ठीक है बड़ी खतरनाक नाम है इसका। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज सक्सेशन, कौन क्या नाम है सक्सेशन, ठीक है। आप देखते हैं हम लोग 75वां एमी अवार्ड, क्या देखेंगे एमी अवार्ड, 77वां एमी अवार्ड, सब का सब कॉमेडी संबंधित, ठीक है। तो बेस्ट कॉमेडी सीरीज द बियर, सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज द बियर। बेस्ट एक्टर हाँ जेरेमी एलन, क्या नाम है जेरेमी एलन। बेस्ट एक्ट्रेस हाँ क्विंटा ब्रुनसेन। बेस्ट डायरेक्टर हाँ यहाँ पे क्रिस्टोफर स्टोरर, ठीक है। और बेस्ट ड्रामा सीरीज सक्सेशन, जहाँ पे भी ड्रामा सीरीज आ जाए वो सक्सेशन, मतलब हाँ? वो भी सो ही हाँ नहीं दोनों एक ही है, सक्सेशन ही था। फिर से एक बार बताइए बेस्ट कॉमेडी सीरीज द बियर। बेस्ट एक्टर एलन, क्या नाम था एलन, तो पूरा याद रखिएगा तो जेरेमी एलन या फिर एलन, ठीक है कोई भी एक याद रखिएगा। बेस्ट एक्ट्रेस ब्रुनसेन, क्विंटा ब्रुनसेन, चाहे ब्रुनसेन याद रखिए या क्विंटा याद रखिए, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर स्टोरर और बेस्ट ड्रामा सीरीज सक्सेशन, ठीक। अब देखेंगे 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023, किसको देखेंगे 54वां, ठीक है 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 कहाँ पर ये मनाया गया था? हाँ गोवा, हमेशा गोवा में ही होता है, ठीक है। तो बताइए बेस्ट फिल्म हाँ तो इसका जगह ये क्या होता है इंडलेस बॉर्डर। बेस्ट एक्टर क्या सर बेस्ट एक्टर तो एक्टर जगह निया पूरा याद नहीं, राहमी क्या नाम राहमी सैम, हाँ रहीमी सैम, ठीक है राहमी सैम। और बेस्ट एक्ट्रेस 24 वाला पूरा दिया कहाँ है, पूरा नहीं दिया है। थियोरी मिलेनी, क्या नाम है थियोरी मिलेनी, मिलेनी थियरी है, मिलेनी थियरी उल्टा है, क्या है मिलेनी थियरी। तो फिर से बताइए बेस्ट पिक्चर इंडलेस बॉर्डर। बेस्ट एक्टर राहिमे सैम और बेस्ट एक्ट्रेस मिलेनी थियरी। अब बताइए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है डगलस, माइकल डगलस, ठीक है। अब 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024, ये बहुत नजदीक का है, 4-5 दिन पहले दिया गया है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। आयोजन कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे हुआ था गोवा पणजी। अब बताइए इसका थीम, जैसे कि महत्व का विषय क्या था, महत्व का विषय हाँ युवा फिल्म निर्माता, क्या ठीक है युवा फिल्म निर्माता भविष्य अभी है। अब बताइए फोकस देश ऑस्ट्रेलिया, क्या होता है फोकस देश, हाँ उसका फिल्म पे ज्यादा ध्यान दिया गया, ठीक है बढ़िया बढ़िया पिक्चर बनाया होगा। फोकस देश कौन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला था, किसको मिला फिलिप नॉयस, कहाँ का है फिलिप नॉयस, वहीं का ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है ऑस्ट्रेलिया का ही है फिलिप नॉयस, और ये फिल्म निर्माता यानी डायरेक्टर है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से बता दीजिए 55वां का सारा चीज आयोजन पणजी, ठीक है। महोत्सव का विषय क्या था, तो वही युवा फिल्म निर्माता युवा फिल्म निर्माता भविष्य अभी है, ठीक है। फोकस देश ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको मिला, फिलिप नॉयस। अब आते हैं आईसीसी अवार्ड 2023, किसमें आएंगे आईसीसी अवार्ड 2023। बताइए पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर पैट कमिंस, कहाँ के ऑस्ट्रेलिया के। पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली, वेरी गुड।
पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर? उस्मान ख्वाजा, उस्मान ख्वाजा। उस्मान ख्वाजा कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के। पुरुष T20 में वो कभी नहीं हटेगा, चाहे वो कहाँ का रहे, ICC रहे या BCCI रहे। ठीक है। महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर? नेट साइबर। हाँ, नेट साइबर ब्रड कहाँ के हैं? इंग्लैंड, इंग्लैंड के हैं। तो बताइए ICC का स्थापना कब हुआ था? ICC का शायद 1909। हाँ, 1909 ही हुआ था, 1909। एक हुआ था 1909, एक हुआ था 1928। हाँ, तब BCCI 1928 हुआ होगा। ठीक है, BCCI 1928। शायद सबसे पहले तो यही ना हुआ था, ICC ना हुआ था 1909 और 1928। तो 1909 में किसका हुआ था? ICC का मुख्यालय कहाँ है? दुबई। अभी तक हमको समझ में आया, दुबई में खेलता नहीं तो वहां उसका मुख्यालय क्या बना दिया, हो सकता है। ठीक है, चलिए आप BCCI देखते हैं। ये तो कंप्लीट हो गया। BCCI सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर शुभमन गिल। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला में दीप्ति शर्मा। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अंपायर रोहन पंडित। ठीक है, CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? फारूकी इंजीनियर और रवि शास्त्री को मिला है। ठीक है, पॉली उमर गिर अवार्ड किसको मिला है? शुभमन गिल को मिला है। क्या हुआ सर, कॉल आया क्या? अच्छा ठीक है। फीफा फुटबॉल अवार्ड्स क्या देखेंगे? एक देखेंगे फीफा फुटबॉल अवार्ड, एक देखेंगे लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, एक लॉरिस देखेंगे, एक बैलन डी'ओर। किस, तीन चीज याद रखिएगा, फीफा उसके बाद लॉरिस और एक बैलन डी'ओर। तीन कौन कौन? ठीक है, फीफा, लॉरिस और बैलन डी'ओर। तीनों का जो महिला में आएगा वो कौन आएगा? एतना बोना माटी, एतना बोन माटी, एतना बोन। हाँ, अरे वहां पे आपको हिंदी थोड़ी पूछेगा, वहां पे जीके करंट अफेयर्स पूछेगा, वही लिखेगा। मतलब ये चेंज नहीं करेगा कहीं पे आप कि इतना था या इतनी था, वो नहीं पूछेगा। याद रखने के लिए इतना बौन माटी। ठीक है, हाँ, ऐसे यहाँ पे तो वही लिखा है, इतना बौन माटी। एक जगह इतना बौन माटी लिखा है, एक जगह इतना बोना माटी लिखा है, तो उससे क्या लेना देना। ठीक है, तो आप बताइए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी? लियोन मेसी। कहाँ के हैं? कहाँ का? अर्जेंटीना का। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी? इतना बोना माटी। क्या? स्पेन का। ठीक है, आइए आप देखते हैं हम लोग 24वां लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार, लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2024। तो बताइए स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर? नोवाक जोकोविच। ठीक है, और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर? एतना बॉन माटी। बैलन डी'ओर पुरस्कार में बताइए, बैलन डी'ओर पुरस्कार में पुरुष में बताइए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? रॉड्री। कौन है? रॉड्री। और बताइए बैलन डी'ओर पुरस्कार महिला में? एतना बोना माटी। तो आईफा अवार्ड्स 2024 के बारे में बताइए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? एनिमल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता? शाहरुख खान। किसके लिए? जवान के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री? रानी मुखर्जी। बता सकते हैं पिक्चर का नाम? नॉर्वे। ठीक है, क्या है? मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। ठीक है, निर्देशक? विधु विनोद चोपड़ा। किस फिल्म के लिए? 12th फेल। ठीक, खत्म हो गया। अब आते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। किस पे आते हैं? ज्ञानपीठ पुरस्कार। एक 97वां, एक 98वां। देखिए 2022-23 नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्या दिया जाएगा? 97वां और 98वां दिया जाएगा। तो बताइए 97वां किसको मिला था? दामोदर मोजे को मिले थे। ठीक है, हम मोजो या मोजे जो याद रखिए, हम लोग 56वां और 97वां याद रखे थे ना। एक का नाम फुकन था ना, और एक का मोजो। तो फुकन और मोजो। अब हम लोग क्या रखेंगे? तो मौज कौन किया? गुलजार और रामभद्राचार्य। 97वां में कौन आ गया? 97वां, दामोदर मोजो। और 98वां में कौन आ गया? ठीक है, गुलजार और रामभद्राचार्य। अब यहीं से क्वेश्चन जैसे पूछ दिया गया कि 97वां
ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, तो क्या बोलिएगा, दामोदर मोझे। और उसके बाद यहाँ के सब हल्ला करता है क्या, 2022 का पूछ दिया 23 का, तो 98वां तो गुलजार और जगत गुरु। अब मिलवे किया उसको 2023 में, अभी तक 25 तक मिलवे नहीं किया किसी को, तो वो कहाँ से लाएगा, वो करंट अफेयर। उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछना है, पूछा जाता है इस तरह, बोला जाता है कि नहीं 2023 का पूछ दिया, 2022 से पूछ दिया, और उसके बाद मिलवे नहीं किया तो पूछेगा नहीं। तो अब हर 5 साल में अगर वर्ल्ड कप हो, अब पूछा जाए लास्ट साल में पूछ दिया, बोलेगा 5 साल पहले का करंट अफेयर पूछ दिया, तो उसको कौन, उसका गलती कौन लेगा, स्टूडेंट का ही ना गलती है। चलिए व्यास सम्मान देखते हैं, ज्ञानपीठ हो गया, व्यास सम्मान पुष्पा भारती। एक 32वां एक 33वां, 32वां बोलिए, ज्ञान हाँ ज्ञान चतुर्वेदी, ज्ञान चतुर्वेदी हाँ, और एक कौन है, पुष्पा भारती। क्या है, पुष्पा भारती। पुष्पा भारती जो है 33वां और 32वां ज्ञान चतुर्वेदी। पुष्पा भारती का क्या है, यादें, ठीक है, और एक 32वां ज्ञान चतुर्वेदी। ज्यादा ज्ञान लोगे तो पागल हो जाओगे, पागल खाना, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान एक ही याद रखना है, खाली 2023 वाला, यानी कि 33वां बताइए, 33वां प्रभा वर्मा। सरस्वती में प्रभा वर्मा, तो बहुत कंफ्यूज करेगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान बहुत कंफ्यूज करेगा। इसका वाला उसमें बोल दीजिएगा, उसका वाला इसमें बोल दीजिएगा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार वाला बताइए, 97वां मोजे, ठीक है, 98वां ठीक है, गुलजार जी और राम भद्राचार्य, ठीक है। अब व्यास सम्मान 2, 32वां ज्ञान चतुर्वेदी, 33वां पुष्पा भारती, ठीक है। सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा, लास्ट वाला 33वां प्रभा वर्मा को। अब आते हैं दादा भाई फाल्के पुरस्कार। क्या देखेंगे, दादा भाई फाल्के पुरस्कार, तो 2 देखेंगे, एक 53वां एक 54वां, 53वां और 54वां। तो 53वां किसको मिला, आप याद किए हैं ऊपर से नीचे, हम पूछे नीचे से ऊपर, यानी कि पहले 53वां उसके बाद 54वां। तो 53वां किसको मिला है, वहीदा वर्मा, हाँ वहीदा रहमान। और उसके बाद 54वां किसको मिला है, मिथुन दा चक्रवर्ती, ठीक है, मिथुन दा चक्रवर्ती दादा को मिला। दोनों दादे है, पता है ना आपको, वहीदा ठीक है, उस तरह याद नहीं रखिएगा दा, ठीक है। तो मिथुन दा वो भी नाम है, आप नहीं समझ रहे हैं, उसको भी दा कहा जाता है। जैसे कि फिल्म सेक्टर में दा किसको कहा जाता है, मिथुन चक्रवर्ती को कहा जाता है, और क्रिकेट के क्षेत्र में सौरव गांगुली को। वो ज्यादा डीप में सोच रहे हैं। अच्छा आप तो ये बात आप बता सकते कि वहीदा रहमान वो लड़की है, नाम से भी आप लोग पकड़ सकते हैं, हम लोग को थोड़ा दिक्कत हो जाएगा ना ठीक है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म, ठीक है। अब आप लोग बताइए, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला था, इंटरनेशनल हो जाएगा एनिमल, जवान, ठीक है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में किसको मिला है, जवान को मिला है। किस इसका निर्देशक कौन था, एटली कुमार, ठीक है, कौन है, एटली कुमार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी। और रानी मुखर्जी को किसके लिए मिला था, आईफा में भी मिला था सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसको, रानी मुखर्जी को। और हम लोग यहाँ पे क्या देखे, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में किसको मिला है, अभिनेत्री में तो रानी मुखर्जी को, ठीक है। अब सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बताइए, निर्देशक, हाँ संदीप रेड्डी एनिमल, संदीप रेड्डी एनिमल के लिए। अब बिहारी पुरस्कार, 2 बिहारी पुरस्कार को देखेंगे, एक 31वां एक 32वां, 31वां और 32वां। 31वां किसको मिला है, मधु जी को, 31वां, और 32वां माधव जी, ठीक है। दोनों का दोनों बिहारी। ऐसे भी देख लीजिए ना, मधुबनी कहाँ है, बिहार में, और माधवपुर कहाँ है, बिहार में, ठीक है। तो दोनों बिहारी। एक को किसको मिला, 31वां किसको मिला, मधु जी को, और 32वां किसको मिला, माधव जी को। पूरा याद नहीं रखिएगा, माधव आड़ा है और मधु कंकरिया है,
ठीक है, जी सर। तो अवार्ड समाप्त हुआ। कल छोटा सा एक सिंपल यहां तक देंगे, उसके बाद आ जाएंगे हम लोग किस में, खेल में। ठीक, ठीक है दोस्तों, थैंक यू। थैंक यू सर।